तो लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था अल्जीरिया और इंडोनेशिया के बारे में, ठीक है। इसमें हम कवर करेंगे डीकोलोनाइजेशन एंड आफ्टर, यानी कि डीकोलोनाइजेशन हो चुका था, उसके बाद क्या हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली पहले मैं आप थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है। कॉलोनाइजेशन का मतलब हमने पढ़ा कि जो रूलिंग यानी कि जो एम्पायर्स होते हैं वो दूसरी कंट्रीज़ पर जाकर रूल करने लग जाते हैं, ठीक है। तो उनको अपनी कॉलोनीज़ बना लेते हैं। फिर बाद में उस कॉलोनीज़ के अंदर लोग सप्रेस फील करते हैं, एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं, लोग वहाँ पर फिर प्रोटेस्ट करने स्टार्ट करते हैं, इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं, फिर उनको जो रूलिंग एम्पायर्स है उनको जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ कहलाती है डीकोलोनाइजेशन, यानी कि जब वहाँ पर गए तो वो कॉलोनाइज़ किया उनको, डीकोलोनाइजेशन का मतलब उन्हें वहाँ से जाना पड़ा, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है वो डीकोलोनाइजेशन कहलाता है। और उसके हमें पढ़ना है डीकोलोनाइजेशन जब हो गया, जो रूलिंग एम्पायर से वहाँ से चले गए, उसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो कॉलोनीज़ जो इंडिपेंडेंट हुई थी, यानी कि अल्जीरिया और इंडोनेशिया का हमने एग्जांपल लिया था, इसमें हम पढ़ेंगे कि पोस्ट कॉलोनाइजेशन का जो फेज़ है वो क्या है। तो पोस्ट डीकोलोनाइजेशन का जो फेज़ है, तो वो मल्टीफेसेटेड होता है, यानी कि हमें इस टर्म को मल्टीफेसेटेड, यानी कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उनके बहुत सारे टर्म्स होते हैं कि उसको एक ही तरीके से समझा नहीं जा सकता, हर तरीके से समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए अबव टर्म, यानी कि इस टर्म को समझने के लिए हमें जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। कि डीकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके बाद जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो कैसा फील करती हैं, कैसा वहाँ पे क्या इम्पैक्ट रह जाते हैं जो रूलिंग एम्पायर्स है उसके। तो most of the independent states inherited the colonial administration and concepts of nation state, यानी कि जो बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर है ना इम्पैक्ट रह जाता है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। जो रूलिंग एम्पायर्स उनके ऊपर जो रूल करते थे वो उनका कोई ना कोई इम्पैक्ट, यानी या तो गवर्नमेंट जो उन्होंने बनाए थे, रूल्स बनाए थे वो रह गए हो, ठीक है, या फिर लोगों का दिमाग पर उनकी छाप रह गई हो, या फिर वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे अब भी उन्हें फील होता हो कि हम क्या कहते हैं, अब भी क्या कहते हैं, कॉलोनाइज्ड हैं, उन्हें ऐसा फील होता हो। colonial thinking mindset and economic system still there long time after colonial rule was gone तो ऐसा बोला जाता है कि जब कॉलोनियल एम्पायर्स हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो उनकी थिंकिंग होती है, उनका जो माइंडसेट होता है, उनकी जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, वो अब भी कॉलोनियल जो स्टेट्स हैं या कंट्रीज़ हैं उनमें रह जाता है। लोग अब भी, उन लोगों की सोच जो है वो अब भी उन्हीं के अकॉर्डिंग चल रही है। जो रूलिंग एम्पायर्स थे वो अपनी थिंकिंग, माइंडसेट, इकोनॉमिक सिस्टम सब वहाँ पर उनकी छाप छोड़ गए हैं, ठीक है। तो जो हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को समझने के लिए दो अप्रोचेस दिए हैं, यानी कि पहली है पोस्ट कॉलोनियलिज्म, सेकंड है नियो कॉलोनियलिज्म, ठीक है। इसको दो तरीके से समझेंगे। पोस्ट कॉलोनियलिज्म में क्या है, तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है वो सिंपल टर्म है यानी कि कॉलोनियलिज्म चला गया है, जो रूलिंग एम्पायर्स राज कर रहे थे वो चले गए हैं, और जो कॉलोनीज है वो इंडिपेंडेंट बन गई हैं, ठीक है। सो बट द रोल ऑफ कॉलोनियल एम्पायर वाज देयर, कॉलोनीज चली गई, जो रूलिंग एम्पायर्स थे वो चले गए, ठीक है, और जो कॉलोनीज है वो इंडिपेंडेंट हो गई, लेकिन फिर भी जो रूलिंग एम्पायर्स थे उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो रोल है वो अब भी वहाँ दिखता है, ठीक है। क्योंकि लोग अब भी सोचते हैं कि वो कॉलोनाइज्ड हैं, लोग अब भी ऐसा फील नहीं कर पाते कि वो इंडिपेंडेंट है। वो क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ, प्रोटेस्ट, और फिर कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, लॉ, कुछ ना कोई चीज़ ऐसी रह जाती है कि लोग उस चीज़ को भुला नहीं पाते जल्दी से, ठीक है, या फिर उस चीज़ से आज़ाद नहीं हो पाते। हमने यहाँ पे अल्जीरिया में जब पढ़ा था, जबकि फ्रांस वाले हैं वो चले गए थे, लेकिन तब भी इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था कि जो अल्जीरिया के लोग हैं उनको मदद मांगने जाना पड़ा वहाँ पे, ठीक है ऐसा हुआ। तो लोगों को तब भी लगता है कि वो तब भी कॉलोनाइज्ड है। व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, एक्सप्लेनेशंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस आर वेरी लेस। जब भी हम समझने की कोशिश करते हैं इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल को, कि कितने लोगों ने स्ट्रगल किया, कैसा स्ट्रगल रहा, कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन रहा, ठीक है, लोगों ने क्या क्या सहा, कितने लोग मरे, सब कुछ, ठीक है, बहुत कम एक्सप्लेन किया हुआ होता है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हुआ होता है, ठीक है। एक्चुअल में लोगों ने बहुत ज़्यादा फेस किया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है उसकी वो बहुत ज़्यादा कम दिखाई गई है उसके मुकाबले, ठीक है। समटाइम्स ट्रू स्ट्रगल्स वर देयर, यानी कि एक्चुअल में इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, इतना ज़्यादा ब्लडी रियर्ड्स जो है होते हैं, लेकिन जो उनकी एक्सप्लेनेशन है वो इतने से देते हैं, बहुत लेस बट डज नॉट प्रेजेंट द कंप्लीट पिक्चर रिगार्डिंग द वेज एक्सप्लॉयटेशन इज कैरिड आउट।
कोई भी ये नहीं बताता हमें अच्छे से कि एक्चुअल में जो एक्सप्लॉइटेशन था वो कैसा हुआ। स्ट्रगल्स तो बता देते कि स्ट्रगल ऐसे हुई वैसे हुई, लेकिन कंप्लीट स्ट्रगल भी नहीं बताते, और ना तो ये बताते कि एक्सप्लॉइटेशन कैसे हुआ, कैसे कैसे एक्चुअल पिक्चर्स, जो एक्चुअल इमेजेस, जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशंस कोई नहीं देता। ठीक है, तो जो फ्रांस फैनॉन है उन्होंने फर्स्ट टाइम हाईलाइट किया, फ्रांस फैनॉन ने फर्स्ट वन टू हाईलाइट 2 टाइप्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन। इन्होंने बताया कि जो डीकोलोनाइजेशन है ना वो एक तरीके की नहीं होती, डीकोलोनाइजेशन को 2 तरीके से देखा जाता है। यानी कि एक होती है डीकोलोनाइजेशन जो एक्चुअल में डीकोलोनाइजेशन कहलाने लायक है, और दूसरी होती है फॉल्स डीकोलोनाइजेशन। तो पहले ट्रू डीकोलोनाइजेशन को पढ़ते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग, फ्रांस फैनॉन के अकॉर्डिंग जो ट्रू डीकोलोनाइजेशन है वो क्या है, यानी कि एक्चुअल में कोई कंट्री जो है कॉलोनाइज कैसे फील करेगी। तो ट्रू डीकोलोनाइजेशन यानी कि कोई भी जो कंट्री है वो कब डीकोलोनाइजेशन फील करेगी, जब वो बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल एक रूल्स, एक इम्पैक्ट हटा दे। ठीक है, ट्रू डीकोलोनाइजेशन मेंट गेटिंग रिड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियल प्रेजेंस, यानी कि रूलिंग एम्पायर जो आए थे, जो उनकी कंट्री में कर गए, जितना भी गवर्नमेंट सिस्टम है, लॉ है, जितना भी डिस्ट्रक्शन उन्होंने किया, अपनी जो आइडियोलॉजी उनके ऊपर थोप कर गए, हर चीज़ को हटाना पड़ेगा, हर चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, उनसे गेट रिड ऑफ होना पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है, ऑल फॉर्म्स ऑफ कॉलोनियल प्रेजेंस, बिल्कुल हटाना पड़ेगा हर चीज़ को। और यहीं पे फॉल्स डीकोलोनाइजेशन क्या है? False decolonization meant that even though it appears that colonial power has left the colonies, but yet they manifest themselves in invisible forms। ये बोल रही है कि ट्रू डिकोलोनाइजेशन का मतलब है कि बिल्कुल उनका रूल खत्म हो गया, उनकी हर चीज़ खत्म कर देना। लेकिन फॉल्स डिकोलोनाइजेशन में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि फॉल्स डिकोलोनाइजेशन क्या है, कि कहने के लिए तो डिकोलोनाइज हो गई है कंट्री, लेकिन जो रूलिंग एम्पायर्स है वो अब भी किसी ना किसी सेंस में उस कंट्री में प्रेजेंस अपनी शो करते रहते हैं कि हाँ हम एग्जिस्ट करते हैं हर सेंस में। ठीक है, तो वो अपने आप को ये शो करवाते रहते हैं कि क्या कहते हैं, लोगों के ऊपर कंट्रोल करते रहते हैं किसी ना किसी सेंस में। या तो वहाँ पर जाके कोई एमएनसी खोल लेंगे, कोई कंपनी खोल ली, वहीं के लोगों से काम करवा रहे हैं अपने लिए, किसी ना किसी सेंस में हमेशा उनको ऐसा फील कराते रहते हैं कि वो स्टिल क्या कहते हैं वहाँ पर रूल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये है फॉल्स डीकोलोनाइजेशन। एडवर्ड सैड जो है उन्होंने एक बुक लिखी है ओरिएंटलिज्म, तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा है, एडवर्ड प्रेजेंटेड अ फुलर आर्ग्यूमेंट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डीकोलोनाइजेशन। एडवर्ड सैड ने भी जहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि डीकोलोनाइजेशन का मतलब होता है बिल्कुल सारा रूल खत्म कर देना, अच्छे से इंडिपेंडेंट हो जाना, अपने तरीके से रूल चलाना अपनी कंट्री का, लेकिन इनकम्प्लीट है डीकोलोनाइजेशन अभी। ठीक है, कहीं पर भी जो डीकोलोनाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हुई है, इनकम्प्लीट है डीकोलोनाइजेशन। ठीक है, इन्होंने बताया है कि कॉलोनियल पावर्स जो हैं उन्होंने कॉलोनीज को बहुत अच्छे तरीके से हर सेंस में कंट्रोल किया। उनका कल्चर, उनका आइडिया, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो माइंडसेट है, सब कुछ उन्होंने ऐसे कंट्रोल किया कि वो अब भी उस चीज़ से हट नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हर तरीके से निचोड़ा, लोगों को जकड़ रखा था पूरा। और इतना ज़्यादा ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, लोगों की सोच भी इन्होंने कंट्रोल करनी शुरू कर दी थी। यानी कि लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि क्या पता हम लोग इसी लायक हों, क्या पता हम लोग क्या कहते हैं इसे हमारी डेस्टिनी यही हो कि हम पे कोई रूल करेगा आके, क्या पता हम लोग इतने ही लोअर लेवल के हो कि हम पे कोई रूल करे आके, या ये लोग जैसा हमें बताते हैं हम लोअर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम डेवलप नहीं हो सकते कभी, हम हमेशा ऐसे नौकर बन के रहेंगे, क्या पता हम एक्चुअल में ऐसे ही हों। ठीक है, लोगों ने ये चीज माननी शुरू कर दी थी, परसेप्शन लोगों के चेंज हो गए थे। द परसेप्शन ऑफ पीपल इन द कॉलोनीज वाज गिवन टू देम बाय कॉलोनियल पावर, यानी कि उनकी सोच भी इतनी ज्यादा कंट्रोल कर ली थी रूलिंग एम्पायर्स ने कि वो लोग बेचारे खुद को लो लेवल का समझने लग गए, खुद को इन्फीरियर समझने लग गए। पीपल वर कंट्रोल्ड मेंटली बाय कॉलोनियल पावर्स, कॉलोनियल पावर्स जो है मेंटली लोगों को जो है एक्सप्लॉइट करने लगी और उनको कंट्रोल करने लगी। They saw and understood themselves and the society through the concept of European thought। मैंने अभी बताया कि वो अपने आप को ऐसा सोचने लगे, ऐसा समझने लगे जैसे यूरोपियन जो एम्पायर्स थे, जो यानी कि जो रूलिंग एम्पायर्स थे, वो उनको जैसा कंट्रोल करते थे, वो वैसा ही सोचने लगे खुद को। तो यहाँ पे बोला गया है कि इन ऑर्डर टू बी ट्रूली इंडिपेंडेंट, यानी कि
फुल्ली इंडिपेंडेंट होने के लिए, फुल्ली इंडिपेंडेंट फील करने के लिए हमें रूलिंग एम्पायर्स के जितने भी थॉट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ये आइडियोलॉजी है, सब चीज़ से छुटकारा पाना होगा। तभी कोई कंट्री जो है इंडिपेंडेंट फील कर पाएगी। अगर वो यही सोचती रहेगी उनके जाने के बाद भी कि हम तो ऐसे ही है, हमारी सोच ऐसे ही है, वो सोच सब कुछ उन्हें बदलना पड़ेगा, अपना सारा सिस्टम उन्हें बदलना पड़ेगा। इवन जो गवर्नमेंट है उसके अंदर भी एक चेंज लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो लोगों ने अपनी सोच ठीक कर ली, लेकिन गवर्नमेंट रूल उन्हीं के मान रहे हैं, जो रूलिंग एम्पायर से उन्हीं के रूल्स अभी तक मान रहे हैं, तो वो कभी भी जो है इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि रूलिंग एम्पायर तो चले गए, लेकिन वो अपना जो लॉज है वहां पर वो छोड़ गए, और वो कंट्री अब भी मान रही है उनको। ठीक है, तो क्या वो कभी आजाद हो पाए? नहीं। इसीलिए कंप्लीटली इंडिपेंडेंट लेने के लिए उनको हमें अपनी गवर्नमेंट जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, लॉ अपने अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे अपनी कंट्री को चलाने के लिए। ठीक है, और जो उनके कॉन्सेप्ट हैं और थॉट है रूलिंग एम्पायर्स के, वो एकदम त्यागने पड़ेंगे, खत्म करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जो रूलिंग एम्पायर है वो कहीं ना कहीं उनको इनडायरेक्टली रूल करने लगेगी फिर। ठीक है, तो कॉलोनियल पावर्स जो थी वो इतनी, देखो एक चीज समझो, जो कंट्रीज रूलिंग एम्पायर्स दूसरी कंट्रीज के ऊपर जाकर रूल कर रहे हैं तो वो पागल तो होंगे नहीं, चालू है, समझदार है। ठीक है, और बहुत हद लेवल के चालू हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि दूसरे की कंट्री में घुस के कैसे उन्हें बेवकूफ बनाना है, कैसे उन्हें ट्रैप करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो ट्रिक्स पहले से ही जानते थे। लेकिन जो बेचारी कंट्रीज थी जिनके अंदर वो रूल करने गए, उनके लिए तो वो सब कुछ नहीं था। ठीक है, कोई आया, उन्हें पागल बनाया, उनके ऊपर रूल करने लगे, तो ये सारी चीजें उनके लिए नहीं थी। लेकिन बेचारों ने फिर भी हर चीज को फेस किया और इंडिपेंडेंट हासिल की बाद में। ठीक है, और उन्होंने सब कुछ सहा और बाद में जाके इंडिपेंडेंट भी हुए। तो इस चीज को पढ़ते हैं, कॉलोनियल पावर्स ट्रैप देयर कॉलोनीज एंड कंट्रोल देयर कॉलोनीज स्मार्टली बिकॉज कॉलोनियल पावर्स न्यू हाउ टू ट्रैप एंड फूल अदर्स anyway, but for colonies all this was very new and still they faced everything. तो जो कॉलोनियल पावर्स थी, यानी कि जो रूलिंग पावर्स थी, उनको पहले से ही पता था कि कैसे पागल बनाना है, दूसरों को कैसे ट्रैप करना है, कैसे दूसरों को कंट्रोल में लेना है। लेकिन जो बेचारे जो कॉलोनीज बनी, ठीक है, जिन पे जाके उन्होंने रूल किया, वो तो बेचारे उन सबके लिए सब कुछ बहुत न्यू था वो पागल बन गए आसानी से। तो हमने अब सेकंड चीज पढ़ते हैं, नियो कॉलोनियलिज्म। हमने पहले पढ़ा पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जो हमारे स्कॉलर्स ने जो हमें अप्रोचेस दी थी थियोरेटिकल, तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म वो हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं नियो कॉलोनियलिज्म। तो नियो कॉलोनियलिज्म है इज यूज्ड टू डिनोट अ फिनोमिनन आफ्टर डीकोलोनाइजेशन। देखो, पोस्ट डीकोलोनाइजेशन का मतलब भी था डीकोलोनाइजेशन के बाद का फेज, ठीक है, और नियो कॉलोनियलिज्म का मतलब भी है आफ्टर डीकोलोनाइजेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पोस्ट डीकोलोनाइजेशन में हमने पढ़ा कि अगर हमें पूरी तरीके से आज़ाद होना है डीकोलोनाइजेशन के बाद, तो हमें उनकी आइडियोलॉजी, उनकी सोच, उनका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आइडियोलॉजी, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। तभी जाकर हम पूरी तरीके से जो डीकोलोनाइजेशन है उसको बेसिकली फील कर पाएंगे, इंडिपेंडेंट फील कर पाएंगे। नियो कॉलोनियलिज्म में जो वामे एंड क्रूमा ने एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट यूज्ड दिस टर्म नियो कॉलोनियलिज्म टू एक्सप्लेन इट एज अ लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म होता है जब कोई जो एम्पायर है किसी के ऊपर जाके कंट्रोल करता है, तो उसमें इम्पीरियलिज्म स्थापित करता है अपना। बेसिकली रूलिंग कंट्री दूसरी कंट्री जाते हैं, इम्पीरियलिज्म अपना स्थापित करते हैं। तो वामे एंड क्रूमा जो है उन्होंने सबसे पहले ये टर्म यूज की थी, नियो कॉलोनियलिज्म, जो ये वर्ड था सबसे पहले इन्होंने यूज किया। ठीक है, और इन्होंने इसको क्या एक्सप्लेन किया? इन्होंने बोला कि नियो कॉलोनियलिज्म जो है वो क्या है? लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म है। ठीक है, कि यानी कि जब बिल्कुल उनका रूल खत्म होने वाला होता है, रूलिंग जो है जो भी रूलिंग कंट्रीज है, वो जो स्टेज है, वो जो फेज है, जो बिल्कुल खत्म होने वाला होता है रूल, वो है लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म। ठीक है, so colonial power still control the economic functions of the former colonies through various means। यानी कि जो colonial power थी वो अब भी किसी ना किसी सेंस में जो है, जो अपनी कॉलोनीज है, फॉर्मर कॉलोनीज का मतलब होता है जिन पे वो पहले राज करते थे, ठीक है, उनको किसी ना किसी सेंस में अब भी रूल कर रही है। जैसे देखो मैं समझाती हूँ, एक ये कंट्री थी, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है, इंपीरियल मान लो इसको, ठीक है, ये जो रूलिंग कंट्री, ठीक है, रूलिंग जो है कंट्री वो दूसरी कंट्री पे जाकर रूल करती है। ठीक है, तो जो ये रूलिंग कंट्री, जो रूलिंग इंपीरियल है, ये यहाँ पे जाके अपना इंपीरियलिज्म को स्थापित करती है, यहाँ पे जाकर रूल करती है। तो
फिर यहाँ के लोग सप्रेस फील करते हैं, एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं अपने आप को, एक्सप्लॉइटेशन जैसा लगता है इन्हें, तो फिर ये प्रोटेस्ट करते हैं और इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। फिर ये लोग इनको भगा देते हैं, इनको वापस जाना पड़ता है ठीक है। लेकिन ये लोग चले गए, ठीक है। चले जाने के बाद भी ये लोग किसी ना किसी सेंस में इस कंट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। या तो कोई इकोनॉमिक फंक्शन, कोई अपनी एमएनसी यहाँ पर स्थापित करेंगे, कोई ना कोई बिजनेस यहाँ पर लेके आएंगे, लोगों को कुछ ना कुछ स्ट्रैप करेंगे, तो कुछ ना कुछ करेंगे ताकि यहाँ पर वो अपने लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो यही बोला गया है यहाँ पे कि कॉलोनियल पावर स्टिल कंट्रोल द इकोनॉमिक फंक्शंस ऑफ द फॉर्मर कॉलोनीज थ्रू वेरियस मीन्स। तो अब एक बात और यहाँ पे सोचना, ये जो कंट्री है इसने रूल करा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये कंट्री पिछड़ गई, अब ये कंट्री पिछड़े हुए देशों में आ गई क्योंकि ये ग्रो ही नहीं कर पाई इनकी वजह से, ठीक है। तो ये पिछड़ गई, अब इसे ग्रो करना है। अब ग्रो करने के लिए इसे अपने देश में बिजनेस चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो अगर ये कोई कंपनी, ये जो रूलिंग एम्पायर है, ये इसको ऑफर कर रहा है कि हम तुम्हारे यहाँ पे एक कंपनी खोलेंगे और हम तुम्हारे लोगों को ना वहाँ पे रोजगार भी देंगे, उसके अंदर सब कुछ नॉर्मल हो गया उसके बाद, ठीक है। तो हम तुम्हारे लोगों को रोजगार भी देंगे, जिससे तुम्हारी कंट्री को डेवलपमेंट तुम कर पाओगे, तुम्हें रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो क्या ये मना करेगी? कभी नहीं, क्योंकि इनके रिलेशन बाद में नॉर्मल हो गए, ठीक है। तो ये कहेगी कि चल ठीक है, हमारे लोगों को जो है थोड़ा सा रोजगार मिल जाएगा और ये लोग अपना बिजनेस यहाँ पे स्थापित करेंगे, ग्लोबलाइजेशन हम लोग अपना लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने रूलिंग एम्पायर ने यहाँ पर अपनी कंपनी जो है वो स्थापित कर दी। जस्ट इमेजिन, एमएनसी अपनी स्थापित कर दी, ठीक है। तो वहाँ पर कंपनी किनकी है? इनकी। काम कौन कर रहा है? यहाँ के लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? तो हो गए मालिक, ये तब भी मालिक हो गए, ये लोग हो गए नौकर की, इनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये कंट्री इतनी स्मार्ट निकली कि इन्होंने जो ये कंट्री है कॉलोनियल, जो अपनी जो कंट्री है, ठीक है, उसको अब भी इकोनॉमिकली जो है कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो यही है जो न्यू कॉलोनियलिज्म है, यही है कि नए तरीके से जो कॉलोनियलिज्म स्थापित हो रहा है। पहले वाला तो कंप्लीट हो गया, अब लोगों को समझ आ गया कि वो दोबारा से पागल तो बनेंगे नहीं, दोबारा से उनको ट्रैप तो किया नहीं जाएगा, अब कोई नया तरीका अपनाओ न्यू सेंस में। तो अब वो किसी अलग तरीके से, यानी कि वेरियस मीन्स के थ्रू लोगों की जो वहाँ पे कॉलोनीज हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी इकोनॉमिक फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, करेक्ट है। तो आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। बेल्जियम कंटिन्यू टू कंट्रोल 70% ऑफ द कोंगोलीज इकोनॉमी थ्रू द एमएनसी। तो बेल्जियम जो है वो स्टिल जो कंट्रोल करता है अपनी जो कॉलोनी है, ठीक है, कोंगोलीज जो है उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है अब भी एमएनसी के थ्रू। जो हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया, ठीक है, एमएनसी उसने बेल्जियम ने जाके यहाँ पर एमएनसी बना ली अपनी इसमें कोंगोलीज में, ठीक है, और वहाँ पर कोंगोलीज के लोगों से ही काम कराता है वहाँ पे, और जो मालिक है वो कौन हुआ? बेल्जियम, ठीक है। तो ऐसे वो जो वहाँ की इकोनॉमीज है उसको कंट्रोल करते हैं इनडायरेक्टली एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइटेशंस चलते हैं। और रिसोर्सेज किसके यूज हो रहे हैं? सबसे बड़ी बात, रिसोर्सेज किसके यूज होते हैं? इसके। फायदा किसको हो रहा है? इसको। रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं इसके, जो पिछड़ी हुई कंट्री है जहाँ पे जाके इन्होंने एमएनसी खोली है, इसके रिसोर्सेज भी यूज कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को कम तनख्वाह भी दे रहे हैं, एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, ठीक है। और बेनिफिट्स किसको जा रहे हैं? सारे के सारे बेनिफिट्स जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो जो एक्सप्लॉइटेशन है जो अभी भी होता है, ठीक है, तो जो बेसिकली कॉलोनियलिज्म है वो अभी भी है, लेकिन न्यू तरीके से। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड न्यू कॉलोनियलिज्म, ठीक है। अब बात आती है, कंट्रीज हैव डेवलप्ड एट एन अनइवन रेट बिकॉज वेल्दी कंट्रीज हैव एक्सप्लॉइटेड पुअर कंट्रीज इन द पास्ट थ्रू कॉलोनियलिज्म एंड टुडे थ्रू फॉरेन डेब्ट एंड ट्रेड। देखो, मैंने तुम्हें बताया पहले के ज़माने में वो कैसे एक्सप्लॉइट करते थे उनको, कॉलोनियलिज्म के थ्रू, यानी कि इस कंट्री ने इस कंट्री पर जाकर रूल करना शुरू किया, ठीक है। तो इसको बिल्कुल इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया इसको कि वो पिछड़ गया, ये देश पिछड़ गया, ये देश ग्रो ही नहीं कर पाया, ठीक है। तो फिर क्या करा, इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह करे और इनको भगा दिया, ठीक है। अब ये तो हुई पुराने समय की बात, लेकिन न्यू ज़माने में आज के टाइम पे न्यू कॉलोनियलिज्म कैसे स्थापित कर रहे हैं लोग? ट्रेड करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के वहाँ पे जाके बिजनेस स्थापित करते हैं, ठीक है, बिजनेस लेकर आते हैं, एमएनसीज वगैरह वहाँ पे स्थापित करते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज इनके यूज़ करते हैं, लोग जो है यहाँ के यूज़ करते हैं, मैन पावर यहाँ की यूज़ करते हैं, फ़ायदा किसको होता है? इनको। तो बेसिकली अभी भी जो है कॉलोनियलिज्म हो रहा है, लेकिन न्यू सेंस में, ठीक है। वी कैन अंडरस्टैंड न्यू कॉलोनियलिज्म बेटर वंस वी अंडरस्टूड कॉलोनियलिज्म।
तो हम न्यू कॉलोनियलिज्म को मैं हिंट देती हूँ। न्यू कॉलोनियलिज्म को ऐसे समझो कि वो नए तरीके से कॉलोनियलिज्म अपना स्थापित कैसे हो रहा है। तो उसको समझने के लिए हमें कॉलोनियलिज्म को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देयर इज अ प्रॉपर चेन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट। इसमें हमने कॉलोनियलाइजेशन को पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जब कॉलोनियलाइजेशन का जो पीरियड था, यानी कि जब कंट्रीज दूसरी कंट्रीज के रिसोर्सेज के ऊपर हमला कर रही थी, ये वो पीरियड था। फिर डीकॉलोनाइजेशन हुआ, यानी कि ये जो कंट्रीज हैं ये दूसरी कंट्रीज के ऊपर जाके रूल कर रही हैं। फिर डीकॉलोनाइजेशन क्या हुआ, फिर उन कंट्रीज को फील होने लगा कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, फिर उन्होंने इन्हें वापस भगाना शुरू कर दिया। तो ये हो गया डीकॉलोनाइजेशन वाला पीरियड। न्यू कॉलोनाइजेशन क्या हो गया, अब ये कंट्रीज सोच रही है कि यार हमने इन्हें खूब अच्छे से निचोड़ लिया, इन्हें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लॉइट कर लिया हर सेंस में, अब हम क्या वो तरीका अपनाएं कि हम इनको कंट्रोल कर सके। तो वो लेके आता है कॉन्सेप्ट न्यू कॉलोनियलिज्म का, यानी कि बिजनेस लेकर आएंगे, हम एमएनसी स्थापित करेंगे, ठीक है, हम बिजनेस लेकर जाएंगे इधर, इनके रिसोर्सेज यूज करेंगे, इनके लोगों से काम करवाएंगे, और फायदा किसे होगा, हमें होगा। तो हम इनडायरेक्टली इनको फिर भी कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कॉलोनियलिज्म का एक बार थोड़ा सा, वैसे तो हमें पता है कॉलोनियलिज्म क्या होता है, लेकिन फिर भी हल्का सा एक बार देख लेते हैं। Colonialism is the policy of a country seeking to extend or retain its authority over other people or territories, generally with the aim of economic dominance. तो colonialism क्या है, एक पॉलिसी होती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपना राज करने जाती है, ठीक है, अपनी जो टेरिटरीज है उनको एक्सटेंड करती है, अपना राज एक्सटेंड करती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसे वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो चाहिए, इकोनॉमिक डोमिनेंस बनानी है उसके ऊपर, ठीक है, उसको कब्जे में लेना है। कॉलोनियलिज्म इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट रूल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज ऑन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये बहुत प्यारी चीज़ बताई गई है, इन्होंने एकदम बता दिया कॉलोनाइजेशन का मतलब कि कॉलोनियलिज्म क्या है, कि भाई एक कंट्री जाके दूसरी कंट्री, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर रूल करती हैं, ठीक है। ये तो ऑलरेडी विकसित हैं, ठीक है, ये बेचारों के ऊपर रूल कर लिए जाके, वैसे पिछड़ी हुई हैं तो इनके ऊपर जाके रूल कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर रूल करती हैं, तो दिस इज कॉल्ड कॉलोनियलिज्म। अब हिस्ट्री पढ़ते हैं कॉलोनियलिज्म की। सो मॉडर्न कॉलोनियलिज्म स्टार्टेड विद द एज ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। तो मॉडर्न कॉलोनियलिज्म जो था वो डिस्कवरी से स्टार्ट हुआ। द 17th सेंचुरी सॉ अ सर्टेन ऑफ फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर, डच कॉलोनियल एम्पायर, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि 17th सेंचुरी में सबसे पहले फ्रेंच जो थे, यानी कि यूरोप से जो लोग गए थे, ठीक है, फ्रेंच और डच जो थे, उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ करनी स्टार्ट करी कि दूसरी कंट्रीज़ में जाओ, उनके रिसोर्सेज पे कब्जा करो, ठीक है, और अपना बेसिकली जो राज है उसको बढ़ाओ, उनके रिसोर्सेज हड़पो, ठीक है, अपना आप खुद अमीर बनो, ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टार्ट की थी। और फिर बाद में इंग्लिश कॉलोनियल एम्पायर भी स्टार्ट हो गया, जो क्या कहते हैं, जो ब्रिटिशर्स थे वो आने लगे इधर उधर, वो कंट्रोल करने लगे सबको, हमें भी कंट्रोल किया उन्होंने, विच लेटर बिकेम द ब्रिटिश एम्पायर। तो जो इंग्लैंड के लोग थे, ठीक है, जो वो जाके दूसरी जगहों पर कब्जा करने लगे, वो कॉलोनियल जो है अपना जो बेसिकली बोलते ना कि अपना राज स्थापित करने लगे दूसरी कंट्रीज पे जाके। तो बाद में वो क्या बन गए, ब्रिटिश एम्पायर बना लेते थे उसको, ब्रिटिश एम्पायर बन जाता था। हमारे इंडिया में भी हुआ था ऐसा। तो लेट 19th सेंचुरी में मैनी यूरोपियन पावर्स वर इन्वॉल्व इन द सो कॉल्ड स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, इन विच मैनी अफ्रीकन कॉलोनीज वर एस्टेब्लिश। क्या हुआ था, तो लेट 19th सेंचुरी थी, तो उसमें बहुत सारी यूरोपियन जो पावर्स थी वो इन्वॉल्व हो गई थी, और उन्होंने अफ्रीका को इतना बर्बाद किया ना, बहुत ज़्यादा, और वहाँ जाकर अपनी जो बोलते हैं ना कॉलोनी स्थापित कर ली, इन विच मैनी अफ्रीकन कॉलोनीज वर एस्टेब्लिश, ठीक है। तो अफ्रीका में गए बहुत सारे यूरोपियंस जो थे, जैसे कि फ्रेंच, डच, ये सारे जो ये सब यूरोपियन आते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो अफ्रीका में गए उन्होंने वहाँ जाकर अपना जो अपने आप को इस्टेब्लिश किया, अपनी कॉलोनीज को, बट लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन स्टॉप्ड एंड डीकॉलोनाइजेशन स्टार्टेड, ठीक है। तो ये था कि कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कैसे हुआ, 17th सेंचुरी में इन लोगों ने जाना स्टार्ट किया सबसे पहले, फिर धीरे धीरे जो ब्रिटिश एम्पायर बसने लगे, इन्होंने और कंट्रीज के ऊपर कब्जा करने लगा, फिर अफ्रीका के ऊपर जाके कब्जा किया बहुत अच्छे तरीके से, एशिया के ऊपर कब्जा किया जाके, जिसमें हमारा भी है, साउथ एशिया के अंदर हम लोग आते हैं इंडिया, वहाँ पे भी कब्जा किया जाके। लेकिन जो प्रोसेस था कॉलोनाइजेशन का वो धीरे धीरे एक टाइम तक तो चला, ठीक है। जब लोगों को लगने लगा कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको रोकना चाहिए, तो फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, फ्रीडम फाइट्स की, और फिर बाद में जाके जो डीकॉलोनाइजेशन का पीरियड है वो स्टार्ट हो गया।
हमने डीकोलोनाइजेशन का मतलब, हमने कॉलोनाइजेशन मतलब पढ़ा अभी, अब डीकोलोनाइजेशन का मतलब हमें पता ही है कि जो सारी की सारी कंट्रीज़ हैं वो जो है बेसिकली ड्यू टू प्रोटेस्ट ऑफ देयर कॉलोनीज़, वहाँ की कॉलोनीज़ ने जो है वहाँ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, फ्रीडम जो है उसकी डिमांड की, तो उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। ठीक है, तो जब जब डीकोलोनाइजेशन हुआ अब उन्हें अपना समूह लेकर वापस जाना पड़ा। फिर क्या होता है, फिर शुरुआत होती है नियो कॉलोनियलिज्म की, कि अब नए तरीके से कैसे उनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अब तो और बेवकूफ़ बनने से ही वो कंट्रीज अब नए तरीके से कंट्रोल करेंगे। सो नियो कॉलोनियलिज्म इट डज नॉट रेफर टू एनी टाइप ऑफ डायरेक्ट कोलोनियलाइजेशन बट कोलोनियलिज्म बाय अदर मीन्स, कि अब सीधे सीधे कॉलोनाइजेशन नहीं कर सकते हम, डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो कोई और तरीके से हमें अदर मीन्स जो है हमें यूज़ करने पड़ेंगे ताकि हम उनको कॉलोनियलिज्म जो है स्टिल वहाँ पे चला पाए, रन कर पाए। एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स आर यूज्ड टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ फॉर्मर कॉलोनीज आफ्टर फॉर्मल इंडिपेंडेंस वाज अचीव्ड। तो क्या बोल रहे हैं कि जो आज की जो एग्जिस्टिंग जो बेसिकली इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं, कि हम ट्रेड करेंगे तुम्हारे साथ, हम जो तुम्हारे यहाँ बिजनेस लेकर आएंगे, तुम हमारी कंट्रीज में बिजनेस खोल लेना, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी कंट्रीज में बिजनेस खोलेंगे, हम अपने प्रोडक्ट्स तुम्हारे यहाँ पे देश में आके बेचेंगे। ठीक है, तो इससे जो फ़ायदा है वो किसका है, इससे फ़ायदा है जो कंपनी के मालिक हैं। ठीक है, जो कंपनी, मैंने तुम्हें भी समझाया था ना कि जो रूलिंग एम्पायर्स हैं उनको फ़ायदा है, क्यों, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ऑलरेडी, और वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में आके अपना बिजनेस लेकर आएंगे, सब कुछ रिसोर्सेज डेवलपिंग कंट्रीज़ के यूज़ करेंगे, लोग वहाँ के यूज़ करेंगे, उन्हें कम वेजेस पर रखेंगे और फ़ायदा करेंगे खुद को। तो ये है नए तरीके से अपने आप को वहाँ पर अपना जो है कॉलोनियलिज्म को शो करना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पावरफुल कंट्रीज़ इन द अफेयर ऑफ लेस पावरफुल कंट्रीज़, सीधी सी बात है, इन्होंने बता दी कि जो पावरफुल कंट्रीज़ है वो लेस पावरफुल कंट्रीज़ के जो है उनके अंदर इन्वॉल्व होती हैं ज़बरदस्ती जाके, कि जो है हम बिजनेस लाएंगे, हम ये लाएंगे वो लाएंगे और फ़ायदा पहुँचाएंगे खुद को। तो अनईक्वल इकोनॉमिक रिलेशंस विद इन द वर्ल्ड सिस्टम। तो क्या इस चीज़ ने, नियो कॉलोनाइजेशन ने किस चीज़ को जन्म दिया, बेसिकली उसने दिया जो कंट्रीज़ है उनको ना अनईक्वल इकोनॉमिक रिलेशन में बांट दिया, यानी कि कोर कंट्रीज़ हुई, सेमी पेरिफेरल कंट्रीज़ हुई और पेरिफेरल कंट्रीज़ हुई, यानी कि अमीर, फिर उसके बाद कुछ अमीर, फिर सबसे ज़्यादा गरीब, ऐसे। तो बेसिकली वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो डिवाइड हो गया था 3 टाइप्स की कंट्रीज़ में, यानी कि हैराकी बन गई थी कि अमीर, कोर कंट्रीज, सेमी पेरिफेरल और फिर पेरिफेरल कंट्रीज़। तो जो कोर कंट्रीज थी वो कौन सी थी, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, इन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, इन्होंने दूसरी जो है कंट्रीज़ उनको डोमिनेट करा, डोमिनेंट कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है यहाँ पर और अर्बनाइजेशन है, क्योंकि ऑलरेडी डेवलप है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज इन्होंने पहले से ही बना के रखी है अपने यहाँ पे, अर्बनाइजेशन है इनके यहाँ पे, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है सेमी पेरिफेरल कंट्रीज। तो सेमी पेरिफेरल कौन सी हुई, मोस्ट आर टेकन कंट्रीज, यानी कि ऑलरेडी जिनके ऊपर बेसिकली पहली कैटेगरी में थी जो डेवलप्ड है, उसके बाद आती है सेमी डेवलप्ड जो बेसिकली होती है, सेमी पेरिफेरल बोलते हैं इनको, जिनकी इनकम थोड़ी सी लो इनकम कंट्रीज है, जो बेसिकली जिनकी इनकम थोड़ी सी कम है। ये डिपेंडेंट जो यहाँ पे है, डिपेंडेंसी थ्योरी एक बुक के अंदर दी हुई है, वो है सेमी पेरिफेरल जो बेसिकली कंट्रीज होती है वो क्या होती हैं, वो थोड़ी सी होती है लो जो उनकी इनकम होती है, और वो किसके ऊपर डिपेंड होती हैं, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे जर्मनी, जापान है और यूनाइटेड स्टेट्स है, ऐसे इनके ऊपर जो है वो डिपेंड होती हैं। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, ये थोड़ी सी अंडर डेवलपमेंट है, या फिर लो इनकम कंट्रीज़ कह सकते हो। तो ये जो होती हैं वो कोर कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड होती है कैपिटल के लिए, इनको अगर बिजनेस वगैरह खोलना है तो ये इन्वेस्टमेंट्स ढूंढती हैं बड़ी जो कोर कंट्रीज़ है उनसे, एंड हैव वेरी लिटिल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। और इनके अंदर क्या होता है, जो कोर कंट्रीज़ होती है उनसे थोड़ा कम इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन होता है। ठीक है, लास्ट में आती है पेरिफेरल कंट्रीज़। तो पेरिफेरल कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, वो कंट्रीज़ होती है जो एग्रीरियन कंट्रीज़ होती है, जो बेचारी खेती बाड़ी कर रही होती हैं, जो जिनको बिल्कुल पिछड़ा हुआ बोलते हैं ना, कि वैसी कंट्रीज़ जो ग्रो कर रही हैं धीरे धीरे, तो वो एग्रीरियन जो है एक्टिविटीज़ में है, एग्रीरियन एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में है वो। ठीक है, तो जहाँ पर अभी भी एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिसेस होते हैं, लो लिटरेसी रेट है, जहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, लैक इंटरनेट कनेक्शंस इन मैनी एरियाज। और देखो
डेवलप कंट्रीज में तो किस लेवल का इंटरनेट चल रहा है सबको पता है। और उसके बाद आती है हमारी सेमी पेरिफेरल, उसमें भी इंटरनेट थोड़ा सही चल जाता है आराम से, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन है लेकिन थोड़ा लेस है। लेकिन फिर आती है बेचारी बिल्कुल पिछड़ी हुई कंट्रीज, जहाँ पर बिल्कुल ना तो इंटरनेट कनेक्शन कई एरियाज में आता है सही से, और पढ़े लिखे लोग भी कम हैं, और एग्रीरियन यानी कि खेती बाड़ी पे जीते हैं वो लोग अब भी। नाउ द डेवलप्ड कंट्रीज डोंट अटैक डेवलपिंग कंट्रीज टू मेक देम देयर कॉलोनीज। तो क्या होता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो डायरेक्ट अटैक्स नहीं करती कि हम तुम्हारे ऊपर राज कर रहे हैं आके, नहीं। अब वो क्या करती हैं, दे डू सो सिटिंग अवे थ्रू इनडायरेक्ट मीन्स। लेकिन वो क्या करती हैं, वो दूर बैठकर भी उनको कंट्रोल कर सकती है। क्यों? अच्छी टेक्नोलॉजीज लेकर आकर। फिर जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ इसका, जैसे जर्मनी है, ठीक है। जर्मनी जो है, जर्मनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने फेमस है, ठीक है। वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि पूरे वर्ल्ड को उनसे खरीदने ही पड़े, ठीक है। इतनी फाइन फिनिशिंग के साथ बनाते हैं। जापान की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, इतनी फाइन जो है टेक्नोलॉजी वो क्रिएट करते हैं। और ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। ये सारी पैसे वाली कंट्रीज हैं, ये सारी पैसे वाली कंट्रीज ऐसी ऐसी चीजें लॉन्च करती है ना कि हमको मजबूरन सारी की सारी कंट्रीज को इन बोलते हैं ना, इनको फॉलो करना ही पड़ता है। तो अब ये हमें इनडायरेक्ट वे में रूल करती हैं। पहले हमें ये डायरेक्ट रूल कर रहे थे जो हम पुराने समय में, इतिहास में, लेकिन अब जो है ये हमें इनडायरेक्ट वे में रूल करती हैं डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। सो रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF और वर्ल्ड बैंक। हाँ, जब हम न्यू कॉलोनियलिज्म की बात करते हैं तो हम IMF और वर्ल्ड बैंक का जो है एग्जाम्पल है वो जरूर लेते हैं। क्यों? क्योंकि IMF जो है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, ठीक है, जो बेसिकली फंड प्रोवाइड करता है, ठीक है, बिजनेस वगैरह के लिए, इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है। तो और वर्ल्ड बैंक जो है, ठीक है, ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज आर बिग फाइनेंसर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जो अमीर कंट्रीज है, वो इनको क्या है, फाइनेंस करती हैं, इनकी फाइनेंसर है वो। अब एक बात बताओ, जो IMF और वर्ल्ड बैंक को जो कंट्रीज फाइनेंस कर रही है, तो IMF और वर्ल्ड बैंक हमारी सुनेंगे या उन कंट्रीज की सुनेंगे? सोचने वाली बात है। ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज आर डिपेंडेड ऑन these institutions as they give them loans to stabilize their economies। तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है बेचारी, वो IMF और वर्ल्ड बैंक के ऊपर जो बेसिकली इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। क्यों? क्योंकि ये उनको जो डेवलप करने के लिए लोन देते हैं बेचारे, ठीक है, वो बेचारे, ताकि कंट्रीज वो अपनी इकोनॉमीज को स्टेबलाइज कर पाए लोन्स लेके, ठीक है। तो व्हेन द डेवलपिंग कंट्रीज गेट लोन्स फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशन, जब डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ से लोन मिल जाता है, फिर क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज आती हैं और कहती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। यहाँ पे पढ़ के बताती हूँ। देन द डेवलप्ड कंट्रीज स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपिंग कंट्रीज एंड आस्क देम टू टेक डिसीजंस विच आर इन लाइक फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। सोचो, IMF और वर्ल्ड बैंक ने इनको लोन दिया डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। फिर डेवलप्ड कंट्रीज आके डेवलपिंग कंट्रीज को जो है बेसिकली इन्फ्लुएंस करती हैं कि जो भी तुम डिसीजंस लोगे वो डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में लो। इनडायरेक्ट वे में, ऐसे एक्चुअल में नहीं बोलते हैं ये लोग कि नहीं, हम तुम IMF और वर्ल्ड बैंक ने तुम्हें लोन दिया तो तुम अब वही डिसीजंस लो जो हमारे हक में हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन उनकी हरकतों से ये चीज़ साफ पता चलती है कि वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फोर्स किया जाता है डेवलप्ड कंट्रीज के थ्रू कि वो जो भी डिसीजंस ले वो डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में ले। इन दिस वे द ओल्डर कॉन्सेप्ट ऑफ कोलोनियलिज्म is still prevailing in the world but in the new form which is neo-colonialism। कह रहे हैं कि जो ओल्डर कॉन्सेप्ट है कोलोनियलिज्म का वो तो चला गया है, ठीक है, लेकिन वो अब भी किसी ना किसी सेंस में नए तरीके से जो है वर्ल्ड में प्रेजेंट है, ठीक है। पहले के ज़माने में डायरेक्ट किसी के ऊपर इन्वेड करके तुम उसके ऊपर राज कर लेते थे, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे तुम मेंटली ट्रिक से किसी को जो है कंट्रोल कर सकते हो, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो यही कर रही है। इसी को न्यू कॉलोनियलिज्म बोला गया, यानी कि नए तरीके से जो कॉलोनियलिज्म स्थापित हो रहा है वो। तो यहाँ होता है ये चैप्टर खत्म, ठीक है। यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉलोनियलिज्म है वो, डीकॉलोनाइजेशन वो, पोस्ट और न्यू कॉलोनाइजेशन वो भी खत्म हो गया, IMF वर्ल्ड बैंक का रोल भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। तो अब इसको बस पढ़ने की ज़रूरत है एक बार, और स्टेप टू स्टेप पढ़ लेना है, और उसके बाद ये सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको अच्छे से कर पाओगे।